चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ग्रेड पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रेड पे दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। श्री कालीचरण शर्मा इज एम्प्लॉयड इन मुंबई। मुंबई वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? एचआरए अगर दिया होगा तो है। हम आगे नहीं पढ़े, अभी एचआरए के बारे में कुछ लिखा नहीं है, मतलब पढ़े नहीं है हम, लेकिन मुंबई वर्ड एचआरए के लिए इंपॉर्टेंट है। ही इज इन द ग्रेड ऑफ 36,000, 1,000, 44,000, 2,000, 60,000। इसका मतलब क्या है? जिस साल में उसकी नौकरी लगी होगी तो फर्स्ट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग में उसको 36,000 रुपए मिलेगा। फिर हर साल 1,000 रुपए इंक्रीमेंट होता जाएगा। कब तक इंक्रीमेंट होगा? जब तक 44,000 नहीं हो जाता तब तक। फिर उसके बाद 2,000 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा पैसा। कब तक? जब तक 60,000 नहीं हो जाता तब तक। सिंस 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 से इसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो हमको ये हिसाब लगाना है कि आज के समय में मतलब अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024-25। इस साल में उसको कितनी सैलरी मिल रही होगी, किस स्केल में होगा अभी वो। आगे, ही इज पेड 20% ऑफ सैलरी एज डियरनेस अलाउंस एंड 10,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस। आगे आचार्य, उसको जो आप बेसिक सैलरी निकालोगे ना, जो भी बेसिक सैलरी निकालोगे, उस बेसिक सैलरी का 20% क्या बन जाएगा? डीएनएस अलाउंस बन जाएगा। और 10,000 पर मंथ उसको क्या मिल रहा है? एचआरए मिल रहा है। ही हैज हायर्ड एकोमोडेशन ऑन मंथली रेंट ऑफ 13,000। वो खुद किराए में जिस मकान में रहता है वहां का किराया कितना दे रहा है वो? एकोमोडेशन मतलब हाउस ना, मकान। ही contributes 17% of his salary and dearness allowance to the recognized provident fund to which the employer contributes an equal amount। वो खुद अपनी सैलरी का और डियरनेस अलाउंस का 17% कंट्रीब्यूट करता है, और उतना ही इक्वल अमाउंट कौन कंट्रीब्यूट करता है? एम्प्लॉयर। तो मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ पे कि जो डियरनेस अलाउंस है ये कंडीशनल है कि नॉर्मल है? ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। तब मैं बीकॉम पढ़ता था ना, तब मेरे कुछ पेपर में आया था, और मैं यही गलती करके आया था डियरनेस अलाउंस के बारे में। मैंने आप लोगों को शुरू से क्या बताया है? नहीं, डियरनेस अलाउंस नॉर्मल है कि कंडीशनल है, कैसे पहचानोगे आप? डियरनेस अलाउंस के बाजू में क्या लिखा रहेगा? एज पर टर्म्स लिखा रहेगा। तब आपको डियरनेस अलाउंस क्या मानना है? कंडीशनल वाला मानना है, नहीं तो आप नॉर्मल मानोगे। तो इस क्वेश्चन में आप डियरनेस अलाउंस को देखो, उसके आगे कुछ लिखा है क्या ब्रैकेट में? नहीं लिखा है। तो ये नॉर्मल है कि कंडीशनल वाला है? बस ये गलती मैं भी करके आ गया था। वो कंडीशनल है कि नहीं है वो यहां पे लिख के नहीं बताया। वो आगे कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे इंडिकेशन मिल रहा है कि डियरनेस अलाउंस क्या है? कंडीशनल है। क्या है समझना? अब बताओ, आरपीएफ के सैलरी में क्या क्या लेते हैं? हाँ, 4 चीज लेते हैं। गलत। आरपीएफ की सैलरी बोल रहा हूं मैं। बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, कमीशन ऑन सेल्स और डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कब लेते हैं भाई? कंडीशनल वाला होगा, एज पर टर्म्स वाला होगा तब लेते। और एज पर टर्म्स वाला होगा तो नॉर्मल वाला होगा तो लेंगे क्या? यहां पर एक लाइन लिखी है, पढ़ो। ही कॉन्ट्रीब्यूट 17% ऑफ हिज सैलरी एंड सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 17% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो आरपीएफ में। तो डियरनेस अलाउंस कॉन्ट्रीब्यूशन के पार्ट बन रहा है, तो कंडीशनल है। नहीं समझा? इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है भाई, अगर क्वेश्चन में ये बस लिखा रहता, ये नहीं लिखा रहता, ये नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता ही कॉन्ट्रीब्यूट 17% ऑफ हिज सैलरी टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टुवर्ड्स व्हिच एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट, यही बस लिखा रहता तो डियरनेस अलाउंस है ना नॉर्मल मान लेते। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि वो अपनी सैलरी का और डियरनेस अलाउंस का 17% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहां पे?
आरपीएफ में। तो डियरनेस अलाउंस यहाँ पे इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि क्या है, वो कंडीशनल। तो क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आगे, he has been given a small car which is used by him for his personal purpose also वर्ड भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे सब पढ़ लेंगे, ऑल्सो को नहीं पढ़ेंगे। तो बस आप पढ़ोगे कि ही हैड गिवन अ स्मॉल कार बाय यूज बाय हिम फॉर पर्सनल पर्पस, बस इतना पढ़ोगे, बोलोगे पर्सनल प्राइवेट यूज वाला है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दोगे, पहला वाला। भाई आप जाओ मुंह धो के आओ। तो यहाँ पे ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो मतलब बोथ यूज है। All the expenses relating to the official use of the car are incurred by the employer। यहां पे भी घुमा दिया क्वेश्चन। पी एक्सपेंस लिखा है कि ओ एक्सपेंस लिखा है, बताओ। रूल में मैंने पी एक्सपेंस लिखवा है कि ओ एक्सपेंस लिखवा है। ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पर्सनल पर्पस आर बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मैंने ये लिखवा है। यहाँ पे क्या लिखा, ऑल द एक्सपेंसेस इन ऑफ द ऑफिशियल वाला है, मतलब कार एम्प्लॉयर दिया है, खर्चे नहीं दे रहा है। लग रहा है हमको, यहाँ पे बोल के तो बता रहा है, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ऑफिशियल यूज ऑफ द कार आर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, ऐसा लिखा है। तो एक्सपेंस नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर। सोचो ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन कितना वर्डिंग में घुमा डाल रहा है बच्चे लोग को। और ये हमारे पेपर में आया था क्वेश्चन। आगे, ही हैज द एम्यूनिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक एंड वाटर फ्रॉम फैक्ट्री। इसको फैक्ट्री से फ्री बिजली का और पानी का सुविधा मिला हुआ है, जिसके लिए फैक्ट्री कितना खर्चा कर रहा है उसके पीछे, बस फ्री इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी परक्यूजिट में लेना और जोड़ देना चार्जर, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। आगे, ही हैज बीन प्रोवाइडेड गैस एंड टेलीफोन द बिल ऑफ विच इज 1200 एंड परक्यूजिट है। बस बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे मालूम है, टेलीफोन फैसिलिटी को भी जोड़ के आ जाएंगे। चिड़िया उड़ कौआ और करते हैं अपन, तो एक टाइम ऐसा आएगा भैंस को भी उड़ा दोगे। मेरा बोलने का मतलब है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का फैसिलिटी मिला, फिर वाटर का फैसिलिटी मिला, इसका 4000 रुपए जोड़ दिए, गैस का फैसिलिटी मिला, कितना रुपए जोड़ोगे 1200, टेलीफोन भी भैंस को उड़ा दोगे, मतलब टेलीफोन फैसिलिटी को भी जोड़ के आ जाओगे। मैंने पढ़ो परक्यूजिट एग्जाम फॉर ऑल एम्प्लॉय में क्या लिखा है, टेलीफोन फैसिलिटी एग्जाम होता है। समझे मेरी बात को। ये क्वेश्चन आगे पढ़ लेते पहले। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ये क्वेश्चन है ना, इजी है, लेकिन क्वेश्चन में बातें इनडायरेक्टली देने के कारण ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में चला जाता है। समझे मेरी बात को। तो मैं पूरा बना रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है ना, कब आया था मालूम है, 2012 बीकॉम फाइनल ईयर में आया था। अगर ये वर्ड लिखा रहता ना, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पर्सनल यूज, ऑफिशियल के बदले क्या लिखा रहता, तो हम मानते हैं एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है। रूल में मैं अब चेक करो ना, मैंने कार फैसिलिटी का आप लोगों को जो रूल लिखवाया है, एक मिनट में निकाल के दिखा देता हूं उसको। कहां चला गया, ये देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, पी एक्सपेंस, मतलब पर्सनल एक्सपेंस। एम्प्लॉयर पर्सनल एक्सपेंस देता है तब उसको खर्चा दे रहा है, ऐसा मानते हैं। तभी कौन सा वाला रूल लगेगा भाई, कार छोटी दिया है, दोनों जगह यूज आ रही है, लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, ये वाला रूल लगे 600-900 वाला। और कार छोटी है तो कितना लोगे, 600। ड्राइवर मिला नहीं है तो 900 रुपए अलग से मत जोड़ना, सिर्फ 600 इंटू 12 7200 रुपए लोगे। आगे बढ़े। हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ
इनकम फ्रॉम, भाई मैं तो एज अ स्टूडेंट अगर बोलूँ ना, मैं एक साथ दो काम नहीं कर सकता। या तो मैं लिख ही लूंगा या तो फिर समझ ही लूंगा। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई, आप लोग मल्टीटास्किंग हो तो नहीं मालूम मेरे को। सबसे पहले क्या लेते हैं? पेमेंट। पेमेंट में सबसे पहले क्या लेंगे? बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ग्रेड पे दिया है, ग्रेड पे दिया है, तो इसके लिए अब यहाँ पर अभी तक तो पका पुकाया दे देता था क्वेश्चन में। वर्किंग नोट नंबर वन। अब बेसिक सैलरी अपना हो गया। इसके बाद फिर डीएनएस अलाउंस वगैरह तो सब अलाउंस में जाएगा, है ना? अभी कोई लिखेगा मत, सब इधर देखो। उसके बाद एचआरए जो मिला है वो भी अलाउंस है। आरपीएफ वाली बात अगर करेंगे तो आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन यहाँ आएगा। कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय। ये क्या होता है? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर, वर्किंग नोट नंबर टू। ठीक। अब उसके बाद पेमेंट में अगर देखोगे तो और कुछ नहीं है ना? पेमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद अलाउंस में आ जाए। अलाउंस में सबसे पहले कौन सा अलाउंस मिल रहा है उसको? डियरनेस अलाउंस। दैट इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहां पर बेसिक सैलरी नहीं पता रहेगा तो आप डीए कैसे निकालोगे? बेसिक सैलरी पता रहेगा तो निकाल लेंगे। तो अभी हमको इसकी अमाउंट निकालनी है। आगे डीएनएस अलाउंस के बाद क्या है हमारे पास? हाउस रेंट अलाउंस। वर्किंग नोट नंबर थ्री। इसकी भी अमाउंट अभी हमको पता चल जाएगी थोड़ी देर में। आगे उसको छोटी कार मिली हुई है, परक्यूजिट्स में आ जाऊं। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स में कार फैसिलिटी, वर्किंग नोट नंबर फोर। देखो एक्चुअली कार फैसिलिटी के लिए कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के समझने के लिए बना रहा हूं। कितना? 600 और इंटू 12 ही करेंगे बस, लेकिन वो पूरी कंडीशन देखनी पड़ेगी ना। आगे कार फैसिलिटी के बाद क्या? हाँ भाई, डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा मैं अभी की बात नहीं सोच रहा हूं। जब आप ये क्वेश्चन को पढ़ने जाओगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप दुनिया भर की बातें, उस समय मेरी बोली हुई बात याद नहीं आएगी ना, मेरी लिखी हुई बात याद आएगी। वो दिखेगा आपको सामने में, इसलिए वर्किंग नोट बना रहा हूं। ताकि एग्जाम में जाओगे तो डायरेक्ट लिख के आ जाना, नीचे एक तो छोटा सा नोट लिख के आ जाना बस। आगे और क्या मिला हुआ है इसको कार के बाद? इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। फ्री लिख देता हूं ना वर्ड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, सीधा कितना जोड़ दोगे? 4000 जोड़ दोगे। उसके बाद क्या था? गैस फैसिलिटी था। गैस फैसिलिटी का कितना जोड़ोगे? 1200, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया है, मतलब पहला वाला अमाउंट 1200 गैस का है और 2000 वाला अमाउंट किसका है? टेलीफोन का है। पर मंथ है कि ईयरली है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब ईयरली होगा वो। एग्जाम्ट। और कुछ चीज रही? अब बस वर्किंग नोट बना बना के अपन अमाउंट निकाल लेंगे। तो यहां लिख देना ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन, डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन, कहां से आया सिमरन ये स्टैंडर्ड डिडक्शन?
ठीक, इतना भी करके अभी मैंने कुछ किया, सिर्फ जो जो चीजें थी फॉर्मेट में बैठाया, बस लिख दिया। अब अपन एक एक करके वर्किंग नोट बनाते हैं और सबकी अमाउंट लिखते जाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ग्रेड पे के बारे में पूरा डिटेल बताया था, तो बताओ इस क्वेश्चन को पूरा पढ़े शुरू से लेकर आखिरी तक। सैलरी ड्यू कब हो रही है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में ड्यू हो रही है कि लास्ट डे ऑफ सेम मंथ में ड्यू हो रही है? बताओ। नहीं, कहीं लिखा है क्या बात? तो क्या एज्यूम करेंगे? लास्ट डे वाला एज्यूम करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या एज्यूम कर रहे हैं? लास्ट डे वाला assume। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो फर्स्ट डे ऑफ है, तो ये क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए अपन क्या एज्यूम करेंगे? लास्ट डे ऑफ। यहां पे लिखेंगे इट इज एज्यूम्ड डेट, तो जो चेक करेंगे ना आपके पेपर को, उनको भी पता रहेगा कि भाई बच्चे को इस बारे में पता है। और अगर आप इसका एजम्पशन अगर चेंज कर दोगे और इसके कारण आंसर फर्क आएगा, तो चेक करने वाले को मालूम है बच्चे ने एजम्पशन लिया था। ठीक है, बाकी जो स्टैंडर्ड एजम्पशन होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो लास्ट मानना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फर्स्ट डे मानना, बस। ठीक है, इस क्वेश्चन में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम लास्ट डे वाला मान रहे हैं। चलो, तो मैं क्योंकि इस चीज को डायग्राम बना के बनाता हूं, तो आप लोग की मर्जी, आप लोग ऐसे वर्टिकली लिख सकते हो या एक टाइमलाइन बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 2016, और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। तो कहानी चालू हो रही है 2016 से। वैष्णवी, 1 जनवरी 2016 कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? आप अपना आंसर बता दो। 15-16। फैजिया, हाँ, 1 जनवरी 2016 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 15-16। आप आप हो सकता है पूरी पब्लिक गलत बोल रही, भाई आप अपना आंसर दो। 15-16। आप 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 1 जनवरी 2016 कौन से साल में आएगा? 15-16, 16-17, किस में आएगा? 15-16 पक्का? सोच लो भाई, हो सकता है सब लोग पूरी क्लास वाले गलत देंगे आंसर। आप लोग बताओ। भूपेंद्र, हम्म, भूपेंद्र, धनंजय, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई, इतना टाइम नहीं है। धनंजय, लिख के मत बोलो ना भाई, माइक ऑन करके बोल दो ना यार। हनीश, हाँ हनीश, जिस रजाई ओढ़ के सोया लग रहा है हनीश। मिताली, नैन्सी, कितना? हाँ, नवाब, साइमा, सिमरन, यशवंत। ये देखो, हनीश और मिताली एब्सेंट, प्रेजेंट होने के बाद भी एब्सेंट। चलो देखो, तो 1 जनवरी 2016 जो है, सभी बच्चों ने सही बोला, बस वो भाई थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था, 15-16 में ही आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 15-16 से लेकर मैं 2024-25 तक है ना एक लाइन बना लेता हूं। ठीक है, देखो आप वर्टिकली भी लिख के बना सकते हो। ठीक है, ऐसे में मेरे को क्लैरिटी आती है समझाने में, इसलिए मैं ऐसा बनाता हूं।
अब आपकी मर्जी, आप लोग देख लेना। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 24-25 जो है ना, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर। इसकी नौकरी कब लगी? इस दिन इसकी नौकरी लगी। इसका 1 साल पूरा कब होगा? 31 दिसंबर 2017 को। तो अब एक एक डेट लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं ऐसे करके बना रहा हूं जिससे हमको एक एक साल का कंप्लीशन दिखता जाएगा। ठीक है, एक एक साल कंप्लीट होता जा रहा है। हमको ये चेक करना है कि 24-25 में क्या स्केल में था वो। क्या था ग्रेड पे बताओ इसका? 36,000, 1,000, 44,000, 2,000, 60,000। तो जब पहला साल, ये कितने साल कंप्लीट हो गए इसके? कितने साल कंप्लीट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो पहले साल में जब नौकरी लगी होगी तो इसकी सैलरी कितनी रही होगी? बेसिक सैलरी 36, फिर एक एक हजार बढ़ते जाएगा तो 37, 38, 39, 40, 41,000, 42, 43, 44। अब 44 होगा जैसे, फिर 2-2 हजार के हिसाब से बढ़ना चालू, 46। ठीक है, ये चीज को सोच के भी किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को है ना, वो चीज सोचने बैठ गए तो फिर हो सकता है गलत सोच लिए या कुछ सोचने में गड़बड़ी हो गई तो आप गलत कैलकुलेशन करके आ जाओगे। तो ज्यादा अच्छा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, एक टेबल बना लेना, स्टेपल लाइन बना लेना। चलो, तो अब हमारा फोकस किसके ऊपर है? प्रीवियस ईयर के ऊपर। प्रीवियस ईयर में देखो, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीना होता है, और जनवरी से लेकर मार्च तक कितने महीने होते? 3। तो शुरू का इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, अप्रैल से दिसंबर की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना सैलरी मिल रहा होगा उसको? 44,000 के हिसाब से। फिर दिसंबर के बाद जनवरी जैसी लगा होगा, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया होगा कितना? 46,000। ठीक है, तो यहां पर बेसिक सैलरी निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। ये तो ये काम रफ में भी करके आ सकते हो, आपको सिर्फ लिख के कैसे दिखाने मालूम है? बेसिक सैलरी फ्रॉम अप्रैल 2024 टू दिसंबर 2024, ये लिखोगे 44,000 इंटू 9 मंथ, 3 लाख। उसके बाद फ्रॉम जनवरी 2025 टू मार्च 2025, 46,000 इंटू 3 मंथ, 1,38,000। ठीक, 5 लाख। ठीक है, मैं देखो कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के ऊपर निर्भर हूं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान है। तो आप लोग, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग जो भी बता रहे हो सही कैलकुलेट करके बता रहे हो। तो ये आ गया बेसिक सैलरी। अब देखो ये वाला जो काम है ना, ये जो अपन चित्र बनाए हैं, ये वाला जो डायग्राम बनाए हैं ना, ये आपको समझाने के लिए पेपर में आप इसको रफ में बना सकते हो। मेन जो दिखाने वाली बात है वो क्या है? ये। तो यहां पर बेसिक सैलरी में लिख दूं 5,34,000,
अब बेसिक सैलरी पता चल गई तो तुरंत उसका 20% निकाल के डीएनएस अलाउंस भी निकाल लो। 1,68 नहीं समझ में आया। 1,06,800 ये आएगा। ठीक, बेसिक सैलरी का 20% ये भी आ गया। अब हमारा कंट्रीब्यूशन वाला आरपीएफ वाला बात करेंगे, है ना। वर्किंग नोट नंबर 2, contribution to RPF by employer। contribution to RPF by employer, कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज 17% ऑफ आरपीएफ सैलरी लेंगे। 17% ऑफ आरपीएफ सैलरी लेंगे ना। आरपीएफ की सैलरी मतलब इस क्वेश्चन में आरपीएफ की सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो अपन को पहले आरपीएफ की सैलरी निकालना पड़ेगा। बेसिक सैलरी 5,34,000 था क्या, प्लस डीएनएस अलाउंस 640,000, ये 640,800 का 17% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर। ले लो, कितना आएगा बोलो, 108936। एग्जेम्प्ट कितना होता है, 640,800, कितना आएगा 76896, कितना आएगा बोलो 32,000, ये आएगा 32040। ठीक, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर 32040। अब अपन बात किसकी करेंगे, एचआरए की। वर्किंग नोट नंबर 3, आप कितने इंटेलिजेंट है ये मैटर नहीं करता, आपको कितना समझ में आ रहा है क्लास में वो भी मैटर नहीं करता। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपने मर मर के प्रैक्टिस करी है। अभी आपको भले सब समझ में आ रहा होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन 2 दिन बाद पूछूंगा तो भूल जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका है जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करो, है ना। 2 दिन के बाद आप ये टॉपिक भूल जाओगे। तो होमवर्क करके आना जरूरी है सबको, और प्रैक्टिस किए बिना पेपर में सवाल आप लोगों से नहीं बनेगा। ये मेरी बात लिख के रख लो आप लोग। आप लोग सोच रहे हो अभी मेरे को सब समझ में आ रहा है, 2 दिन बाद भूल जाओगे आप लोग। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, कल की क्लास की बात बता रहा हूं मैं। क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा रहा था, आप लोग सुनो ना, परचेज बुक सेल्स बुक बनाते हैं अपन। एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है वो। तो उसका फॉर्मेट समझाया और बच्चे लोगों को बोला चलो अपन क्लास में, मतलब पहली बार बना रहा हूं तो मैं बना के ही बताऊंगा। तो मैंने मस्त एक क्वेश्चन बनाया, सब समझ में आ गए, बच्चे एकदम खुश, अरे एकदम सिंपल टॉपिक है, मजा आ रहा है बनाने में। अगले दिन उनको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं बनाए। क्यों, कहीं पे प्लस करने में मिस्टेक, कहीं फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है, तो कहीं पे कुछ हो रहा है, तो कहीं पे कुछ हो रहा है, नहीं बन रहा उनसे। फिर 2-4 क्वेश्चन बनाए बार बार रिपीटेटिवली, तब उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हमारे से बनेगा। ठीक है, तो मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ इस चीज को, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है।
अच्छा चलो, इस क्वेश्चन में एचआरए कितना मिल रहा है मेरे को बताओ। 10,000 पर मंथ मिल रहा है, और वो खुद किराया कितना देता है? 13,000 पर मंथ। 13,000 पर मंथ एचआरए नहीं है भाई, 10,000 पर मंथ एचआरए है। एग्जेम्प्ट कितना होगा? एग्जेम्प्ट विच एवर इज एचआरए रिसीव्ड, पहले तो उतनी अमाउंट ले लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या लेते हैं? रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ। तो एचआरए सैलरी यहाँ पे वही होगी जो आरएफए की सैलरी, आरपीएफ की सैलरी होती है ना। तो लिखने के लिए लिख देते हैं। तो यहां पर क्या लेंगे? बेसिक सैलरी 534,000 प्लस डियरनेस अलाउंस 106800। दोनों को जोड़ के कितना आया था? 640,800। ये आ गया। चलो तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, यहां लिखेंगे 13,000 इंटू 12 मंथ माइनस माइनस 640,800 का 10%। ये पूरा सॉल्व करो, कितना आएगा? इसको इसको सॉल्व किए तो कितना आया? इसको सॉल्व करोगे तो 64080 आएगा। दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? 920। ठीक। अब क्योंकि ये मुंबई में काम करता था, तो 50% ऑफ 640,800 कितना आएगा? 320,400। अब इन तीनों में बताओ सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है? 91,920। 91,920। तो ये आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। 28080। 28080 आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दो। टू 8080। ठीक। अब अपन बात करेंगे कार फैसिलिटी की। लास्ट बच गया बस कार फैसिलिटी। बताओ, कार कौन दिया है? एम्प्लॉयर। कार का साइज कितना है? पर्सनल एक्सपेंस दे रहा है क्या एम्प्लॉयर? ऑफिशियल एक्सपेंस दे रहा है, पर्सनल एक्सपेंस नहीं दे रहा है। ड्राइवर मिला है क्या? और कार का यूज, देखो कार फैसिलिटी में यहाँ पे दो गलतियां हो सकती है। एक तो खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है मान लोगे आप लोग, दूसरा क्या मान लोगे? कार का यूज में ऑल्सो वर्ड से घुमा दिया है। ऑल्सो वर्ड दिया ना, पढ़ लो एक बार वापस क्या लिखा है। कार विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर पर्सनल पर्पस ऑल्सो, मतलब ऑफिशियल यूज में भी आ रही होगी। तो ये कंडीशंस है, उसके बेस पे कौन सा रूल लगता है। कार एम्प्लॉयर दिया है, कार के खर्चे कौन दे रहा है? एम्प्लॉय खुद बियर करता है, पर्सनल एक्सपेंसेस। कार की साइज स्मॉल है, ड्राइवर नहीं मिला है, कार का यूज बहुत यूज है। देयर फोर वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी इज इक्वल टू 600 इंटू 12 मंथ। ये कितना आएगा? 7,200 रुपये।
चलो अब एक काम करो, अब लोग इसका टोटल मारो। 713320, 663320, ठीक है, 663320, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ थ्योरी नोट लिख सकते हो जो एजम्पशंस आप लोगों ने लिए हैं, है ना। क्या एजम्पशन लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि हम क्या मान रहे हैं कि सैलरी ड्यू हो रही है। बाकी इसके इससे ज्यादा और रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, ऑफिशियल एक्सपेंस देखो क्या लिखा है, हो गया। एक मिनट ना, उसको निकाल दो, दिशा लिख लिए, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, एक वर्ड वापस पढ़ो ना कार फैसिलिटी में। ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिशियल यूज ऑफ द कार आर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कार के पर्सनल यूज के खर्चे नहीं दे रहे भाई। अगर ऑफिशियल यूज के खर्चे दे रहा है एम्प्लॉयर, मतलब अपनी चीजों के लिए खर्चा दे रहा है वो। एम्प्लॉयर को बेनिफिट थोड़ी हो रहा है, ऑफिस के काम से कहीं जा रहा होगा उसका खर्चा दे रहा है। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेनिफिट थोड़ी पहुंचा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट कब पहुंचाएगा, जब पर्सनल खर्चों का बियर कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। आ गई बात समझ में।